नमस्कार मित्रों, शिक्षा गुरु के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है दर्शकों। हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस लाइव टॉक शो एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ के इस नए एपिसोड के साथ। रौनक जी, ओवर टू यू। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत में 4 पंक्ति की प्रार्थना से करना चाहता हूँ। ये है कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी मेहमान है वो हमें हर बुराई से बचने का तरीका बताती हैं। वो हमारे अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके ज्ञान की रोशनी देती हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रही हैं उन्नाव यूपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रधान शिक्षिका श्रीमती सुधा शुक्ला मैम। सुधा शुक्ला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है मैम जी। नमस्ते सर जी। दोस्तों, मैं मैम से बातचीत की शुरुआत करूं इससे पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मैम जो है उत्तर प्रदेश के ब्लॉक है नवाबगंज में एक स्कूल है जूनियर हाई स्कूल, और जूनियर हाई स्कूल तेंदुआ हिरन कुद्दी उसका नाम है। बड़ा शानदार नाम है। दोनों प्राणी का नाम है तेंदुआ हिरन कुद्दी। वहां की प्रधान आचार्य हैं मैम। और मैम की खासियत ये है कि मैम ने अपने स्कूल में जब से प्रवेश किया 2013 से, तब से अभी तक में स्कूल की काया पलट कर दी है अपने नवाचारों के प्रयोग से, अपने अद्भुत पढ़ाने के तरीके से और बहुत सारे तरीकों से, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे मैम से। इन्होंने अपने स्कूल की काया पलट कर दी है और इनका स्कूल यूपी में बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं इनके स्कूल को। और इनकी खास प्रतिभा के लिए, इनके खास नवाचारों के लिए भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था 2016 ईस्वी में। मैम, आपका फिर से अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में। मैम, आपसे प्रोग्राम की शुरुआत में मैं एक सवाल रखना चाहता हूं कि आपने अपने स्कूल की दिशा और दशा बदल दी अपने नवाचारों से, अपने कार्यक्रमों से। आपने किस तरह इस चीज को आगे लाया, किस तरह आपने स्कूल में क्या क्या प्रयोग किए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। जी, विद्यालय जो है वो हमारा बच्चों का एक तरह से 6 घंटे का घर होता है, और बच्चे बड़ी उम्मीद से हमारे यहाँ विद्यालय आते हैं, या उनके अभिभावक बहुत उम्मीद से भेजते हैं कि ये कुछ नया सीखेंगे वहाँ जाके वहाँ पर। और जब बच्चे सीखने के लिए आते हैं तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि उनमें हमें ललक जगाने के लिए विद्यालय का भौतिक परिवेश बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि उनको आकर्षक लगे, क्योंकि दुकान वही उसी के सामने भीड़ लगती है जिसमें आकर्षण होता है। बाजार में आप जाइए तो हमको अपनी शिक्षा की दुकान को आकर्षक बनाने के लिए कुछ नवाचार करने थे, वो हमने किए। भौतिक परिवेश अच्छा किया, फुलवारियां लगाई, पेंटिंग की, और अपने विद्यालय में मैंने झंडे लगाए। और ये नवाचार मेरा था जो कि आकर्षित किया। और सबसे पहले ये होता है कि घंटी बजती थी विद्यालय में, तो मैंने घंटी के साथ में ड्रम बजा के, तो आवाज दूर तक जाती थी। तो ये हुआ कि मैम आ गई हैं, ड्रम बज रहा है, और बच्चे दौड़े दौड़े चले आते थे। और माइक से प्रार्थना जो हुई तो उनको काफी कुछ अच्छा लगा हमारे यहाँ आने में, अभिभावकों को भी और बच्चों को। जी मैम, मैं एक एक करके पूछना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि विस्तार से चर्चा करना ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ सके। आपके स्कूल में नामांकन का दर काफी कम था, आपने नामांकन दर बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, ये बताएं मैम। नामांकन दर के लिए हमने पहले तो भ्रमण किया, सामुदायिक समाज में गए, और हमने देखा कि बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं। तो लोगों का जवाब यही था कि भाई मेरे पास काम बहुत है, जो कि स्थानीय लोगों में हर व्यक्ति कहता है कि भाई हमारे पास काम है। तो मैंने उनको ऑप्शन दिया कि ठीक है, आप बच्चे को पूरे समय के लिए ना भेजिए, आपको सुविधा, अपनी सुविधा के अनुसार सुबह के समय, दोपहर के समय, आप भले ही 1 घंटे के लिए भेजें, 2 घंटे के लिए भेजें, बच्चे को भेजें जरूर, और आपका काम भी होता रहेगा और बच्चा विद्यालय में भी रहेगा। तो इसका असर ये हुआ कि बच्चों को उन्होंने भेजना शुरू किया। और कभी ये होता था कि जैसे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, उनके खेत में पानी लग रहा है या उनकी फसल की कटाई हो रही है, तो मैं खुद मेड़ पर बैठ करके उन बच्चों को थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाया उनके अनुरूप। तो अभिभावकों को लगा कि नहीं, मैडम हमसे जुड़ी हुई हैं और
हमारे बच्चों के लिए अच्छा सोच रही हैं तो उन्होंने भेजना शुरू किया। दूसरे कुछ बच्चे जैसे बीमार हैं, अब अधिकतर कह दिया जाता है बच्चा बीमार है, तो हम बच्चों के यहाँ जब गए तो हमने बच्चे के लिए थोड़ा सा सेब है या कुछ बिस्किट है ले गए, उनकी दवा के लिए पूछा भाई तुम्हारी दवा कहाँ से हो रही है, चलो हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाते हैं, स्थानीय डॉक्टर तुमसे ज्यादा पैसा ले रहा है, उनको उन सुविधाओं के बारे में बताया, ले गए, तो अभिभावकों को एक विश्वास हुआ, नामांकन दर मेरे यहाँ इस तरह से बढ़ने लगा। जी जी मैम, आपको अभिभावकों को समझाने में, चूंकि एक समय ऐसी स्थिति थी कि सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की धारणाएं थोड़ी सी नकारात्मक रहती थी, पहले भी, अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी बहुत सुधार हुआ है, तो ऐसे में अभिभावकों को समझाने में बहुत तरह की प्रैक्टिकल परेशानी, व्यवहारिक परेशानियां आई होंगी, तो क्या क्या परेशानियां आई और आपने उनको कैसे दूर किया मैम? जी हाँ, चूंकि किसी की सोच को एकदम बदला नहीं जा सकता, तो उनकी जो धारणा थी कि अरे कुछ पढ़ाई नहीं होती है और बस आते हैं लोग चले जाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि आप विद्यालय आएं और वहाँ का माहौल देखें आके, बच्चे आपके कहाँ बैठे हैं, आप विद्यालय आते नहीं, एक दूसरे की बात देख करके कहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद हमने कहा आपको जब सरकारी नौकरी मिलती है तो उससे आप मना नहीं कर पाते, सब सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले, फिर आप सरकारी विद्यालय से परहेज क्यों करते हैं? गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सब कुछ साधन दे दिया है, बच्चों को फ्री किताबें दी हैं, जूते मोजे दिए हैं, ड्रेस दी है, बल्कि उनको भोजन भी दिया है कि जो बच्चे पहले बहाना होता था कि बच्चा चला गया खाना खाने गया, तो उससे पढ़ाई का भी डिस्टर्ब होता था, बच्चे लौट के भी नहीं आते थे। तो जब ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, तो आप आइए, फिर धीरे धीरे फिर हमने उन बच्चों की तुलना में हमने कहा जो आपके बच्चे स्थानीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनसे जरा सा पूछे। हमारे कुछ बच्चे थे, तो जब मेरा बच्चा अच्छी कहानी सुना रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है, पहाड़े सुना रहा है, तो उनको लगा कि नहीं, हाँ वहां से तो इनका स्तर ऊंचा है, और सच में तो उनकी धारणा धीरे धीरे मैंने इस तरह से अपने बच्चों को तैयार करके उनके सामने जब पढ़वाया, तो उनको देखकर गतिविधियां भी हुई कि जैसे अब कहीं नहीं जाते, वहीं हैं, बच्चे पीटी कर रहे हैं, बच्चे जनपदीय रैली में भाग ले रहे हैं, बच्चे टूर पे जा रहे हैं, तो अन्य बच्चों को भी ललक हुई और उन्होंने देखा कि हाँ नहीं, स्कूल तो अच्छा है, समय से आ रहे, समय से जा रहे, और एक जो धारणा थी कि नहीं मैडम या सर कुछ नहीं करते, तो यहाँ आके देखा कि नहीं, सब बहुत पंक्चुअल हैं और सब बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं, आए हुए अभिभावकों को भी सम्मान के साथ में बैठते हैं, उनकी मीटिंग्स लेते हैं, उनकी समस्याओं से जुड़ते हैं और समाधान जहां तक हो सकता है करते हैं। तो ऐसे अभिभावकों के बीच में विश्वास जुड़ा मेरा धीरे धीरे। मैम, हमने आपके बारे में पढ़ा तो देखा आपने अपने बच्चों को घुमाने के लिए, बच्चों के शैक्षणिक टूर के लिए आप कभी उनको खेत में ले जाया करती थी और सब जगह ले जाया सकती, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, आपके ये नवाचार इसमें कैसे रहे? जी, होता ये है कि नियमित अगर हम जाते हैं क्लास में, कहते हैं किताब खोलो पढ़ो, तो ये एक उबाऊ प्रक्रिया है, और हमारे बहुत से शिक्षाविद भी कहते हैं कि शिक्षा बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, करके सीखें बच्चे तो ज्यादा अच्छा है, मनोरंजन भी उनका होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा तो बेसिक शिक्षा से गांधी जी ने कहा है। तो हमने इन सबको देखते हुए बच्चों को स्थानीय मेले में ले गए बच्चों को, तो बच्चों ने झूला, कभी हुआ ये स्थानीय मेला कभी लगता है, जैसे मंदिर है, मंदिर में हमारे यहाँ है एक रामेश्वर जी का मंदिर है, तो वहाँ हर मंगलवार को लगता है, तो ग्रुप वाइज, क्योंकि सारे बच्चे हम एक साथ नहीं ले जा सकते, उनकी केयर करनी पड़ती है, तो ले गए और वहां मैंने बच्चों को दिखाया कि देखिए ये कैसे सब्जी बिक रही है या कैसे मिठाई बिकती है, तौल नाप सब बच्चों ने देखा, उनकी आस्था भी जुड़ी, संभाव भी हुआ, वहां एक भिखारी भी बैठा है तो उसके बारे में बताया कि आज ये भिखारी क्यों है या इसकी मदद किस तरह से की जा सकती है, ये सब चीजें हमने दिखाई। जैसे नृत्य हो रहा है, वहां पर आए लोग ढोल बजा रहे हैं, तो बच्चों का मनोरंजन भी हुआ, सामुदायिक सौहार्द की भावना भी हुई। वहां ले गए, कभी खेत में, तो ये फसल बेटा किस चीज की है, उन्होंने कहा कि ये, अब बच्चों को नहीं मालूम, तो हम ये कह रहे हैं देखो ये पौधे गेहूं के हैं, इसको हम रबी की फसल कहते हैं। फिर जब ज्वार या मक्का कहते हैं, हम कहते हैं ये देखिए ये खरीफ की फसल है बेटा। सब्जियों के मौसम में अगर हम ले गए, जहाँ तरबूज है, ककड़ी है, ये जायद की फसल है। तो बच्चों का फसलों का भी ज्ञान हुआ, खेत का मालिक खुश होके बच्चों को कभी फल भी दे रहा, मटर की फलियां भी दे रहा है, तो बच्चे खा भी रहे, गन्ना भी दे रहा, बच्चे चूस भी रहे, और देख रहे बाबा ने कितनी मेहनत की है,
ये अपने कर्तव्य के प्रति कितने दृढ़ निश्चयी हैं। तो और देखिए बाबा थकान भी नहीं महसूस करते हैं, बैलों को हाँकते हुए या खेत की निराई करते हुए गाना भी गा रहे हैं। तो बच्चों ने उनसे भी जीने का जो है मकसद सीखा, जीने का मंत्र लिया। ये थे। फिर इसके बाद जब कुछ थोड़ा सा और समय हमको मिला तो मैं लखनऊ हमारा पास में है राजधानी, तो वहाँ का जो उद्यान है जू, वहाँ मैं बच्चों को ले गई। तो वहाँ सब कुछ उनको दिखाया, कैसे पुराने जमाने के सिक्के होते थे, तलवारें होती थी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, सब चीज बच्चों ने देखा। तो बच्चे आए, बहुत खुश हुए और अन्य लोगों को भी बताया कि देखो वहाँ घूमने गए थे। तो हमारे यहाँ 100% नामांकन और विद्यालय में ठहराव रहा, इस बात की हमें खुशी है। नामांकन दर मेरा साल दर साल बढ़ता रहा। ग्रेट। मैम एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि गांव में खासकर जो खास ऊंची जातियां, छोटी जातियां, इन सब तरह के भी काफी बंधन सामने आते हैं। उन सबको एक साथ लेकर चलने में आपको किस तरह की परेशानियां आई और आपने उनको कैसे दूर किया? ये भी हमारा दर्शक जानना, जिससे हमें सीख मिले। जी ये भी कभी-कभी सर, होता है। पहले ये चीजें तो बहुत पहले की थी, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि ये बहुत कम रह गया है। जहाँ तक मैं अपने जिस जगह पर मैं हूँ, जितने विद्यालयों में मैं रही, थोड़ी परेशानी एक बार भोजन को लेके आई कि लोगों ने कहा कि रसोइया जो है वो भोजन बनाएगी तो हम नहीं खिलाएंगे। तो फिर हमने उनको कहा, हमने कहा आप शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पर प्लेटें रखी रहती हैं, सभी खाना खाते हैं, क्या आप पूछते हैं भाई खाना कौन बना रहा है? वो सब साफ सुथरा, हाथ के नाखून कटे हुए, सब शुद्ध बना रही है। उनको मैंने समझाया तो उनकी समझ में आया, और हमने कहा इसीलिए तो ये किया गया कि कोई ऊंच नीच का भेद न रहे। हमने फिर उनको बताया, हमने कहा गांधी जी थे, उन्होंने तो ये छुआछूत को ही खत्म कर दिया कि उनके मंत्र ऐसे थे। तो हमने कहा ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, और समाज को बढ़ाने के लिए आप अधिकारी होंगे या आप अध्यापक हैं, कुछ भी हैं, अगर ये भावना रही तो हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता, हम पिछड़े रहेंगे। ये सोच हमको सामाजिक भाईचारे से दूर रखती है। इसलिए हमारे यहाँ छुआछूत, गरीब अमीर वाली कोई बात नहीं रहती। सभी जो हैं, हाँ, हमको ज्यादा इसमें परेशानी नहीं रही, समझा दिया तो वो लोग समझ गए। हाँ, सभी आते हैं और एक मंच पे बैठते हैं, चाहे गार्जियंस हो उनके, और चाय आई तो सभी एक साथ चाय भी पीते हैं। अच्छा अनुभव रहा है मेरा। जी जी, मैम हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। मैं एक बार उन दर्शकों को एक बार लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं दर्शकों को मैसेज पढ़ता हूँ, आप एक बार सुन लें और बाद में उनको एक बार अपनी तरफ से आशीर्वाद दे दें। हमारे साथ अहमदाबाद से राजू मनियार जी जुड़े हुए हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं राजू मनियार जी। हमारे साथ राजू मनियार जी आगे लिखते हैं, सुधा शुक्ला मैम का नमस्कार जी हाँ। और निरंजन जी सुपौल से जुड़े हुए हैं, निरंजन जी लिख रहे हैं बहुत बहुत नमस्ते, गुड इवनिंग मैम। उज्जवल कुमार जायसवाल जी नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो नमस्कार कर रहे हैं आपको। डॉक्टर कर्ण अपूर्व सिन्हा जो है बिहार के सुपौल जिले से जुड़ रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि वेलकम टू द शो मैम, यू आर डूइंग इनक्रेडिबल वर्क, रिगार्ड्स। बुलंदशहर की बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं निर्देश निधि मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारा सौभाग्य। निर्देश निधि मैम आपको नमस्कार, और वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। नई दिल्ली से जो है प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ अमित वांगड़ जी जुड़े हुए हैं, वो आपको स्वागत कर रहे हैं। साथ ही सर निर्देश निधि जी ने फिर से लिखा है आपके बारे में कि बहुत ही अच्छा आपका जो नवाचार है उसके बारे में लिखा कि बहुत ही सुंदर आपका नवाचार है। हमारे साथ दिल्ली से एयरफोर्स अधिकारी जुड़े हुए हैं दीपक कुमार जी, वो बहुत उम्दा विचार हैं आपके, आपको नमस्कार कर रही हैं। मैम एक बार सबको आप अपनी तरफ से आशीर्वाद दे दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार हम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि आपने हम जैसी छोटी शख्सियत को इतना महत्व दिया। और हम तो अपने बच्चों के साथ में बस आपके सामने एक बच्चे जैसे ही हैं, तो अगर कुछ गलतियां भी हो तो उनको प्लीज माइंड मत करिएगा, बस इतना ही कहेंगे। आप एक, सबसे पहली बात आप एक छोटी शख्सियत नहीं है, और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आपके बच्चे के समान हैं। मैं आपके ही बच्चे के समान, आपकी ही परछाई, एक व्यक्तित्व को मैं सामने लाना चाहता हूं जो आपसे बात करना चाह रही हैं। ये भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और इन्होंने हूबहू आपके ही रास्ते पर चलकर एक समाज में एक मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ जुड़ रही हैं यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की सबसे छोटी राष्ट्रपति अवार्ड शिक्षिका श्रीमती स्नेहिल पांडे जी। स्नेहिल पांडे जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम मैम। बहुत धन्यवाद। मैनी थैंक्स अशरफ जी एंड रौनक जी। श्रीमती सुधा शुक्ला जी आपको नमस्कार, मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम। नमस्कार। शिक्षा तरु के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार पहले भी आ चुकी हूँ और इस बार गेस्ट के तौर पे पुनः आमंत्रित हूँ। ये मेरे लिए गौरव का अनुभव है।
क्या मैम, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शुक्रिया। स्नेहिल जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम का एक ये रूल है कि ये एक तरह से हमारे एक क्या कहते फॉर्मेलिटीज है, जो हमारे जो गेस्ट हैं उनसे एक सवाल आपको करना होगा। आप सवाल करें प्लीज। बिल्कुल, मैं सवाल करना चाहूंगी श्रीमती सुधा शुक्ला जी से, लेकिन पहले कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ प्लीज प्लीज। अपने बच्चों से देखभाल और परवरिश, ममतामयी छांव और साहस भरा सहारा, उनकी आवश्यकताओं हेतु अपने पर्स या पॉकेट का मोह ना करते हुए उन्हें एक आत्मविश्वासी, चरित्रवान, प्रेरक, खेलकूद तथा पढ़ाई में अनुशासित और नैतिक व्यक्तित्व बनाने में विगत 25 वर्षों से अनवरत प्रयासरत सेवारत श्रीमती सुधा शुक्ला जी उन्नाव की धरती, कलम तथा शौर्य की धरती की प्रथम राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार सम्मानित महिला हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और ये उन्नाव के गौरव को उन्होंने न केवल बनाया बल्कि अन्य शिक्षकों को इतना प्रेरित किया कि उनसे प्रेरित होने के बाद मैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुई। मैं सबको बताना चाहूंगी कि वो ना केवल शिक्षिका हैं बल्कि मेरी आदरणीय माँ भी हैं, और मैं अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। वंस अगेन वेरी वार्म सैल्यूट टू यू मैम, लव यू मॉम। कहना तो ये है कि आपके लिए सरप्राइज था मेरा आना। आई नो कि ये सरप्राइज था, मैं अचानक जुड़ी। शिक्षा तरु को मैं पुनः थैंक यू बोलूंगी कि ऐसा कुछ कर देते हैं कि जो गेस्ट होता है वो एकदम एस्टोनिश्ड हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है। तो जो मैंने पंक्तियां माँ के बारे में बोली वो एकदम सही है कि कभी इन्होंने अपना पर्स नहीं देखा, पॉकेट नहीं देखी। बच्चे को अगर शॉल चाहिए है, कंबल की जरूरत है, कैप की जरूरत है, स्टेशनरी की जरूरत है, सैनिटरी पैड्स की जरूरत है, कुछ हमारा फीडिंग से रिलेटेड है, बिस्किट है, कोई फल है, या उनके आई कार्ड के खर्चे हैं, या उनको स्टेडियम की फीस देनी है, तो इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने जैसे हम लोगों को परवरिश दी है, अपब्रिंगिंग दी है, उसी प्रकार से अपने विद्यालय के बच्चों के लिए भी करती रहती हैं। लगता है मैम का नेटवर्क थोड़ा सा कट गया है, वो आ रही है बहुत। हाँ, लगता है मैम का नेटवर्क थोड़ा सा कट गया है। बहुत जल्द जुड़ेंगे। अन्य लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो अन्य लोगों को मैं बताऊंगी कि एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने ममतामयी माँ का रोल हमेशा अदा किया है। आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन बैक ऑफ हर सक्सेसफुल जर्नी। 25 इयर्स का टाइम कम नहीं होता। मैं माँ के समक्ष ये कहती हूँ, माँ के पीछे भी कहती हूँ कि सोशल मीडिया में मेरी मॉम का कोई अकाउंट नहीं है। वो सोशल मीडिया में बिल्कुल एक्टिव नहीं है। नो काइंड ऑफ इंस्टा, नो काइंड ऑफ ट्विटर, नो काइंड ऑफ फेसबुक। हम लोग तो तब भी बहुत सारी अपनी गतिविधियां यंगस्टर्स होने के नाते बहुत कुछ शेयर करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी सोशल मीडिया के आकर्षण से बहुत दूर अपना कार्य एकदम नींव के पत्थर की तरह कर रही हैं। और श्रीमती सुधा शुक्ला जी ने जो लैंडमार्क स्थापित किया उस पर मैं चली, और मैं भी 2020 में राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुई। ये हम दोनों माँ बेटी के लिए बहुत ही अनुपम क्षण है, और हमें लग रहा है कि इतिहास में पहली बार हुआ है संपूर्ण भारत में कि किसी एक ही परिवार की माँ और बेटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया हो। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। माँ से मेरा एक प्रश्न ये है कि कैसे आप इस दौर में, जब आप सोशल मीडिया पे भी नहीं है, अपने कामों को बढ़ चढ़ के दिखाने की, जहां प्रतियोगिता हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को एक कहते हैं ना किक ऑफ करके, तब आप अपनी लगन को मेंटेन करते हुए कैसे बराबर आगे बढ़ रही हैं? वो आप अपने अंदर धैर्य कहाँ से लाती हैं कि नीचे होकर सबको अपने बारे में ना बताते हुए आत्ममुग्धता से आप ओतप्रोत नहीं हैं? आप कैसे कार्य कर पा रही हैं? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न भी मेरा है कि अपनी शिक्षक की जर्नी को आप कैसे देखती हैं? जी, पहले प्रश्न का उत्तर मेरा ये है कि हमारे बच्चे हमारा जो हैं वो नूर हैं, और जब मैं घर से चलती हूँ तो मैं बच्चों के बारे में सोचते हुए ही चलती हूँ। वहां से आती हूँ तो भी मैं बच्चों के बारे में सोचती हूँ। रात में भी मेरी ये थिंकिंग रहती है कि कल मैं उनको क्या नया बताऊं, क्या नया सिखाऊं। इवन जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं बच्चों की मुस्कान देख करके मुस्कुराती हूँ, उनमें देख करके जीती हूँ। बच्चे ही जो है मेरा सब कुछ है, इसलिए मुझको कोई दिक्कत नहीं होती। कोई देख रहा है कि मुझे समय से जाना है क्योंकि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
और मुझे उनके लिए कुछ नया करके ले जाना है, क्योंकि बच्चे कहेंगे मैम आज मेरे लिए क्या लाई हैं। लाने से मतलब कोई फल फूल या नहीं है, मेरी कोई कविता, मेरी कोई कहानी, मेरा कोई चुटकुला, मेरा कोई खेल, मेरा कोई आई कार्ड, मेरा कोई बैच, कुछ भी बच्चे को जब मैं नया देती हूँ बच्चे खुशी से उछलते हैं। तो वो जो है, इसलिए मुझे वक्त ही नहीं रहता है अन्य लोगों से बात करने के लिए अनावश्यक, या अन्य लोगों के लिए सोचने के। मैं किताबों में पढ़ती हूँ कि मैं क्या नया बच्चों को सुनाऊंगी। रामायण, महाभारत, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े क्रांतिकारी, ये हमारे आदर्श हैं। उनको मैं बच्चों के बीच में ले जाती हूँ और बच्चों से कहती हूँ काश कभी तुम भी ऐसे बनो, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। ये मैं बच्चों से कहती हूँ और यही मेरी भावना है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों के पास बहुत बड़े बड़े गहने, ज्वेलरी होते हैं, सब कुछ होते हैं, मुझे इसमें कोई एट नहीं रहती। मुझे ये लगता है गहने तो हमारे संस्कार हैं। मेरी ताकत मेरे बच्चे जी, मेरी ताकत मेरे बच्चे हैं। आज मेरे बच्चा एक मेरा पढ़ाया हुआ लड़का डॉक्टर है, एक मेरा जो है वो सैनिक है। और आज जब मैं देखती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं कि ये मेरा बेटा मुझसे भी लंबा हो गया। और मैं बच्चों से कहती हूँ बेटा आते जरूर रहना। उनसे ये भी कहती हूँ जब बच्चे पास आउट होते हैं, ये मेरा फोन नंबर है, जब तुम्हें कहीं कोई जरूरत पूरी ना हो तो मेरे पास तुम आना, मुझे याद तुम करना, ये एक तुम्हारी माँ ये भी है। तो बच्चे आज भी जुड़े हुए हैं और मैं उनके समय समय पर जो है जो भी हो सकता है वो करते। चूंकि मेरे बच्चे, उनके लिए क्या कहना कि मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों के लिए कोई कहता है कि मैंने क्या किया है। तो बस ये समझ, बच्चे मेरी पूंजी हैं, वही मेरा कर्तव्य निर्धारित करते हैं। बस ये है आपके प्रश्न का जवाब। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही सहृदयता के साथ प्रश्नों का उत्तर दिया। बस कहूंगी कि चलती फिरती आंखों से अजां देखी है, चलती फिरती आंखों से अजां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत क्षण है शिक्षा तरुण के इस मंच पर, इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है। एक माँ और बेटी दोनों जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हैं और दोनों अपने आप में एक मिसाल हैं। आप दोनों का एक बार फिर से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और स्नेहली मैम, आप हमसे जुड़ी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आपसे कांटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है इतनी आप बिजी रहती हैं और उसमें से आपने समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शिक्षा तरुण का, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम हमारे साथ स्नेहली मैम काफी मुश्किल से समय निकाल पाई थी, लेकिन चलिए वो आ गई और हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मैम हमारे साथ एक और लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मैं उनका परिचय मैं पहले आपको बता दूं। हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ी हुई हैं इंजीनियर मीनम एस कुमार मैम, मैं उनका स्वागत करता हूं। पहले फिर इनका परिचय देता हूं। आइए मैडम मीनम एस कुमार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, मीनम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार देखिए तो। हेलो, आप मैम एक बार कैम रिकॉर्ड के सेटिंग में जाकर ऑडियो के सेटिंग में जाएं और उसको एक बार देख लें आप। हाँ, ऑडियो की सेटिंग में वो हेडफोन आता होगा, उसमें आना पड़ेगा शायद। हाँ, कैमरा ऑब्लिक माइक के ऑप्शन में जाकर के। मैम आपका फोन म्यूट है। हाँ, अभी आया? जी जी जी, आवाज आ रही। ओके, थैंक यू सो मच रौनक जी एंड अशरफ जी एंड सुधा मैम। मैं आपके लिए मैं क्या बोलूं, बस मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम मैं आपको करती हूँ। प्लस आपका जो मैंने सुना है दैट्स वेरी ग्रेट कि हम लोग आपसे बात करने के लिए हमारे पास मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रौनक जी ने और अशरफ जी ने बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मीना मैम, मैं चाहता हूं कि एक सवाल आप करें, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करते हैं। एक सवाल सुधा शुक्ला मैम से कीजिए। मेरा क्वेश्चन सुधा मैम से ये है कि मैम बच्चों के लिए तो जो हम इंडिविजुअली जो हम करते हैं
ये तो सही है, एक स्कूल में चलिए आपने वो चीज सोचा, आपने किया, बट ये चीज काफी बच्चे होते हैं सराउंडिंग में, तो उतने सारे बच्चों को हम अकेले तो नहीं दे सकते हैं उतना वक्त, उतना मतलब 24 आवर्स ही है हमारे पास, तो अकेले तो नहीं चल सकते। तो हमारे जो टीचर्स है, जैसे आपके जो स्कूल में और भी टीचर्स होंगे, उनको आप कैसे मोटिवेट करती हैं, क्योंकि वो भी टीचर्स का भी वो सोच होना बहुत जरूरी है अगर हम किसी तरह से चेंजिंग लाना चाह रहे हैं तो। जी जी जी, इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि आप में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, और अगर हमारा सहायक अध्यापक जिसको बोलते हैं, हम वहाँ पर हेड हैं या इंचार्ज हैं, तो गुड मॉर्निंग से शुरू होता है हमारा, और हम उनसे आते पहले ये करते हैं कि बताइए आपको कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई, आप ठीक हैं? हम उनकी कुशल क्षेम जानते हैं, एक कप साथ में चाय पीते हैं, विद्यालय की दिनचर्या शुरू होती है, और हर चीज में हम उनको शेयर करते हैं, हर चीज में उनको उनकी सलाह लेते हैं हम। जी मैम, जी प्लीज। यस मैम। जी हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम अपने जो हमारे अध्यापक नहीं, वो हमारे हाथ हैं दोनों। जिस तरह से सरकार के आंख और कान डीएम हुआ करते हैं, इस तरह से मेरे आंख कान हाथ हमारे अध्यापक होते हैं, और हम उनको विश्वास में लेकर के विद्यालय की कार्य योजना बनाते हैं, उनकी समस्याओं को भी हम देखते हैं कि भाई क्या है। अकेले हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे इस राष्ट्रपति पुरस्कार में हमारे सहायक अध्यापकों का भी बहुत सहयोग रहा है, जो कि उन्होंने किया, अकेले सच में नहीं कर सकते। तो हम जब उनको अपने भाईचारे की भावना रखेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, तो ये जो है सरल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा है कोई असहयोग भी करता है, तो हमें ओवरलुक करना चाहिए, परिवार की तरह पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वो अपने आप आपके साथ में आ जाएगा। गांधी जी ने किसी से नहीं कहा था कि हमारे साथ चलो, हमारे अगर काम अच्छे होंगे तो लोग अपने आप। सही मैम। मैम की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है रौनक जी, लग रहा है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सुधा मैम, हमारी आवाज आ रही है? सुधा मैम, थोड़ा सा नेटवर्क का ये हो गया है। हाँ मैम ने सही बताया कि हाँ जी जी अशरफ, आप कुछ बोल रहे थे अशरफ जी? मैम ने सही बताया कि अगर कोई काम अच्छा है, सच्चा है और अच्छे रास्ते का है, तो आप अगर चलते रहेंगे तो कहते हैं कि मंजिलें मिल जाती हैं, कारवां ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो अगर आपका रास्ता अच्छा है, साफ है, सुथरा है, तो लोग ऐसे ही आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, और फिर आपका टीम बिल्ड हो जाता है। और टीम बिल्ड, एक अच्छा टीम अगर आपके साथ है, तो आपकी सक्सेस स्टोरी 100% आनी है। हाँ राइट, ये तो जी। सुधा मैम आ जाएंगे, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हाँ कोई इशू नहीं है। हाँ मीना मैम आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ। दर्शकों, मैं मीना मैम के बारे में बताना चाहता हूँ। मीना मैम विद्याधारा फाउंडेशन एक संस्था चला रही है, एक ट्रस्ट चला रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है, बच्चों और बड़े सबों की पढ़ाई वो ऑनलाइन जारी रखने की कोशिश कर रही है। और ये कोशिश कर रही है कि खासकर महिला शिक्षा के रूप में, और जो व्यस्क शिक्षा, जो व्यस्क लोगों की शिक्षाएं हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए इनकी कोशिश जारी है। और अभी एक छोटा सा वाकया हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मीना कुमार का मैडम का एक फोन आया कि एक दरभंगा में मधुबनी की तरफ एक लड़का है जो कि विजुअल इंपेयर्ड है पूरी तरह से, और उस बच्चे को पढ़ने में काफी परेशानी हो रही है, और उसके घर की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से काफी मुश्किल में है। तो आप उनकी कुछ मदद करें। और उनका भी सुझाव था कि उनको शुभम स्कूल जो वहां पर है मुजफ्फरपुर में, आदरणीय संगीता अग्रवाल दीदी का, वहां पर उनका एडमिशन कराया जाए। तो शिक्षा तरुण ने प्रयास करके उनका एडमिशन कराया है, और संजोग से हमारे पास शिक्षक, उनके जो शिक्षक हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, उनका एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है। मैं चाहता हूं आप लोगों के सामने शेयर करना, और हमारे पास उस बच्चे का भी वीडियो है, दोनों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मीना मैम, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज देखें आप। थैंक यू सो मच रौनक जी। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही इंसानियत
बड़े काम कर रहे हैं शिक्षा तरु सह शुभम विकलांग विकास संस्थान। शिक्षा तरु ने दिनांक 25 जनवरी 2021 को एक ऐसे शख्स को गोद लिया जिनको पढ़ने की उत्कट अभिलाषा तो है, किंतु ना तो दोनों आंख हैं और ना ही पर्याप्त संसाधन। व्यवस्था करे भी तो कौन? मां की ममता बचपन में ही छूट गई, पिता ध्यान देते नहीं और सौतेली मां तो सौतेली मां ही होती है ना। सो किसी तरह चाचा के साथ पहुंच गया शुभम विकलांग विकास संस्थान के प्रांगण में। आइए हम जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आपका नाम क्या हुआ? सरोज कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के लवली निवासी। आप अपने बारे में बताइए। मैं अपने चाचा के मदद से यहाँ पे शुभम विकलांग संस्था में आया है और शिक्षा तरु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसी तरह हमारे इस व्यवस्था के आधार पे मेरा एडमिशन ले लिया और पढ़ाई की व्यवस्था की है। आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? रेलवे स्टेशन मास्टर। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ आकर अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह का हमारे साथ परेशानी नहीं होती है और यहाँ पे रहना सहना खाना पीना पढ़ाई जो भी बहुत है सब अच्छा है। बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती है। यहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छा प्राप्त होती है। धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे थे शुभम विकलांग सेवा संस्थान के प्रिंसिपल थे डॉक्टर श्री सत्येंद्र मिश्रा जी और उनके साथ हमारे छात्र नए छात्र जिनको शिक्षा तरु ने गोद लिया है आदरणीय मीना व्यास कुमार की मदद से। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया इस नेक काम को करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसका। नहीं रौनक जी, एक्चुअली थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने जब वो बच्चे को एक्चुअली वो ये बच्चा हम आप तो जान ही रहे कि जैसे जस्ट डायल से ये हमारे पास आया था और हमारी जो एक वॉलंटियर है संदीपा भाटिया उन्होंने ही उसको पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास इतना संसाधन नहीं था कि हम उसको ऑनलाइन तो हम क्लासेस दे रहे हैं बट वो चूंकि देख नहीं पा रहा था तो हम उसको कैसे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी जूम्स के थ्रू हम दे नहीं पा रहे थे। तो समझ में नहीं आया कि क्या करें हम। तो फिर संदीपा भाटिया ने ही बोला कि मैं कॉलिंग के थ्रू मैम ट्राई करूं। तो मैंने बोला चलिए ठीक है आप ट्राई करो। देन उन्होंने किया और उन्होंने ही फिर मुझे बताया कि इसको पढ़ने की बहुत ज्यादा चाह है। देन मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने आप ही का एक टॉक शो देखा था तो मुझे याद आया कि हाँ मैं रौनक जी से बात कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उनसे किया था। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि रौनक जी ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया और चलिए एक कुछ तो भी हमारे हाथ से कुछ भी एक तो अच्छा काम हुआ। इसके लिए तो खैर मैं काफी मुझे काफी खुशी हो रही है इस चीज को लेकर के कि और इस तरह से देखते हैं आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे इसमें कि हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। इन फ्यूचर देखते हैं फिर और आगे और क्या कर सकते हैं। जरूर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और शिक्षा तरु हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। जब भी जरूरत पड़े आप हमें कॉल करें, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, अहमदाबाद जो महात्मा गांधी की धरती है वहां से हमारे मित्र मौजूद हैं। उन्होंने आपके लिए काफी सारे प्रश्न रखे हैं। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ अहमदाबाद। अशरफ जी, ओवर टू यू। जी थैंक यू वेरी मच मैम। एंड मैं दोबारा वेलकम करता हूं अपने इस यूनिक लाइव टॉक शो में आपका। आपकी बातें तो अतुलनीय है मैम। और अभी स्नेहिल मैम ने भी बताया एक ही घर में दो नेशनल अवार्डी
एक्चुअली क्वेश्चन जो है मेरा रिलेटेड टू यही है मैम। मैं थोड़ा क्या है कि आज की जनरेशन, आज की टाइम और हर परिवार की ओर से ये क्वेश्चन है मेरा एक तरीके से। वैसे तो है ये मेरी दिल की इच्छा जानने की। मैं शुरुआत इस तरह से करूंगा मैम कि आप एक अध्यापिका के साथ साथ माँ है, जी। तो एक सफल अध्यापिका होने में आप माँ के साथ साथ माँ है, सफल अध्यापिका भी हैं। हमें मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से डेली लाइफ के अंदर कैसे टेक केयर करें, उनके अपब्रिंगिंग को कैसे अच्छा बनाएं, जिससे कि वो जीवन में, समाज में एक अच्छा इंसान, एक सफल व्यक्ति बन करके उभरे डेली लाइफ में। मैं ये फिर से दोबारा इसलिए रिपीट करना चाह रहा हूँ मैम, होता क्या है कि आज का जो युग है एक अलग मोबाइल युग हो गया है, पढ़ाई एक दूसरे तरीके की हो गई है। तो हमें किस प्रकार से बच्चे के अपब्रिंगिंग को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम इससे सभी लोग बेनिफिट ले सकें। जी, जी धन्यवाद बहुत बहुत अशरफ सर। और आपका ये जो प्रश्न है सभी परिवारों से जुड़ा हुआ है। जी बुनियाद ही है बच्चे की शिक्षा से संबंधित जो आपने बात की है कि किस तरह से करें। तो आपको बता दें कि अनुकरण तो बच्चा माँ के पेट से ही करने लगता है। जी अभिमन्यु जो था उसने चक्रव्यूह भेदन की रचना माँ के पेट से ही जान ली थी, ये हमने इतिहास में भी पढ़ा है। और जी वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि जो भी क्रियाकलाप आस पास होते हैं वो जन्म से पहले ही बच्चा उनको सीखने लगता है। तो हमारा सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम ना करें, भले ही आप ये सोचें बच्चा बहुत छोटा है या नहीं समझता है, जो उसके अनुकरण करने योग्य ना हो। तो सबसे पहले हमें अनुशासित होना चाहिए। हमें का मतलब मेरा परिवार, पति जी पत्नी, घर के पूरे सदस्य जो हों, ऐसा वार्तालाप ना करें, ऐसा माहौल ना बनाएं जिससे बच्चे के मन में खिन्नता हो, बच्चा विद्रोही हो, बच्चे का बचपन छिन जाए, हंसमुख स्वभाव चला जाए। पहनने ओढ़ने से लेके खाने, आप अगर खाना भी खा रहे हैं और अनावश्यक टक टक चम्मच कर रहे हैं तो छोटा बच्चा भी जी उसको टक टक करेगा, उसको नहीं मालूम ये क्या है। आपने देखा होगा अगर कोई स्मोकिंग करता है तो बच्चा माचिस की तीली अगर जमीन में पड़ी हुई है तो उसको एज सिगरेट या बीड़ी समझ के पीने लगता है। बच्चे से जी लोग पान मसाले मंगवाते हैं, सोचते नहीं, लेकिन बच्चा वो सोचता है इसमें क्या स्वाद है जो हमारे पापा बाबा कोई खा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीजों से बच्चों को दूर रखने के लिए हमें अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसा अपने घर का माहौल बनाएं, संयमित नियमित। कहते हैं कि जी अगर हम बच्चे को 5 बजे उठाना चाहते हैं तो खुद हमको पहले जी 4 बजे उठना चाहिए। अगर बच्चा हमारी नियमित दिनचर्या देखेगा तो वैसा ही ढलेगा। मोबाइल से भी उसको दूर रखें, यथासंभव जितना जरूरी हो उतना ही दें उसको। और जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनसे समय समय पर संबंधित कथाएं कहानियों का भी बच्चों को ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए हम 1 घंटा आधा घंटा कुछ भी धार्मिक चर्चा करें, माहौल है, ये नहीं है कि हम बच्चे को धार्मिक बना रहे हैं, इससे संस्कार जी मिलते हैं। लोग धर्म और संस्कार को अलग देखते हैं, हम कहते हैं धर्म और संस्कार दोनों मिलकर के हमको बनाते हैं। भाई संस्कार है किसी की सेवा करो, किसी पर दया करो, किसी को दान दो, उसको जोड़ दिया गया धर्म से जिसमें एक भीरुता हो, लोग माने। तो इन सब चीजों को करना चाहिए। और संयुक्त परिवार इसमें महती भूमिका निभाते हैं। जिन घर में दादा जी दादी नाना नानी होते हैं उन घरों में बच्चों का पालन पोषण हमारी समझ में बहुत अच्छा होता है। जो माताएं जॉब में चली गई, नौकरों के सहारे बच्चों को छोड़ गई, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, माता का प्यार नहीं मिल पाता है, पिता समय नहीं जी दे पाते। सिर्फ पैसे से हम उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, हमें उनकी समस्याओं को, छोटी छोटी समस्या, बच्चा उदास क्यों है, आज खाना उसने कम क्यों खाया, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बच्चों को देखनी चाहिए। और कहीं कुछ बच्चा हमसे छुपा तो नहीं रहा है, कहीं उसका ऐसा तो नहीं बन रहा है एरिया जिसके अंदर वो हमको ले नहीं जाना चाहता है, किसी ने उसके अंदर भय भर दिया है। तो ऐसी दशा में बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। खुला जी वातावरण होना चाहिए। इसके लिए खेल बहुत अच्छी चीज है, मन भी स्वस्थ जी रहता है, तन भी स्वस्थ रहता है। हम बच्चे के मित्र बने, बचपन से हम बच्चे के साथ जी खेलें। तो जब हम बचपन से बच्चे
से सब कुछ शेयर करेंगे तो अपनी छोटी छोटी चीजों को कहेगा। इवन वो बड़ा भी हो गया, किशोर अवस्था में भी गया वो, तो भी अगर उसके मित्र हैं कोई भी बॉयज गर्ल्स, तो भी उनके बारे में बताएगा। हमें जानना चाहिए और फिर हमें समझाना चाहिए कि देखो ये उम्र तुम्हारी किस सीमा तक जाती है, इसके बाद में आगे के जीवन में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों से शेयर करनी चाहिए। और उनके बदलाव भी होते हैं बड़े में, जो बच्चे लड़के लड़कियां नहीं बता पाते, तो यथासंभव माँ या पिता उनके उसको भी झिझक को भी दूर करें और बताएं, जिसमें क्योंकि कुंठा ना आए बच्चों को, वो कहीं और न कह के हमसे अपनी बात कहें, अभिभावकों से कहें। तो ये सब चीजें, खर्च में पैसा आप देते हैं उनको तो उसका हिसाब रखिए। 10 रुपए का नोट दिया तो उसने कहाँ खर्च किया, वो मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। और अगर उसने पेन के लिए लिया तो क्या उसने पेन लिया या उसने बाहर जाके चाट खाई है। चाट भी हम उसको खिलाएंगे, उसको खाना चलो ठीक है आज हम घर में बनवाते हैं, या वहां बहुत अच्छे बताशे मिल रहे हैं या कोई चीजें। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं कि हम उनको समय दें। हमें डेली नहीं मिल पाता तो हम सप्ताह में, महीने में, तो हमारे संस्कार जो हैं, एक धार्मिक आयोजन भी होना चाहिए जिन घरों में अपने हिसाब से थोड़ी पूजा, तो उसमें होता है क्या, मन की शांति मिलती है, मन की एकाग्रता होती है। कुछ भी अपना बना लें और उस दिन बच्चे का जन्मदिन हो तो ये सोचें हमें लेना नहीं, हमें देना है। दान दें, अनाथाश्रम में चले जाएं, जो वृद्धाश्रम है वहां पर अपनी यथाशक्ति बच्चों से दिलवाएं, तो उनमें मानवीय मूल्यों का विकास होगा और वो सोचेंगे कि नहीं हमें इनको देना चाहिए, जरूरत है, या इनके विकास की बात हो। कभी अच्छे स्तर के अधिकारी बन गए तो उन चीजों को जरूर देखेंगे। जैसे हम कभी देखते हैं कि डीएम साहब थे तो एक वृद्धा के लिए जमीन पर बैठ गए, शायद केरला की कहीं की थी, तमिलनाडु की बात, और कहने लगे आज माता जी का काम तुरंत होगा। तो अगर ऐसे हो जाए तो कहाँ पर लोग दुखी रहेंगे। क्यों कहेंगे कि अधिकारी से हमें डर लगता है, काश मेरा बच्चा भी ऐसा बने। तो उसमें जब ऐसे बीजारोपण होंगे, उनकी माँ ने ऐसे बोया होगा, उन्होंने गरीबी देखी होगी, बच्चे को वही लिंकन का पत्र जैसे है, तो उन्होंने कहा कठोर धरातल पर चलना भी उसको सिखाएं। अगर उसको तपन नहीं महसूस होगी तो वो कैसे समझेगा कि जमीन गर्म कैसे है, किसी का दुख कैसे अनुभव करेगा। इसलिए हमें उन परिस्थितियों को दिखाने के लिए समय समय पर समाज के विभिन्न जगहों भ्रमण भी करना बच्चों के साथ चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। तो उन दुखों को, कांटा नहीं चुभेगा तो कैसे जानेगा कि हाँ कैसे कांटे की चुभन होती है। उसको ये बताएं कि किसी के पाए हुए 5 रुपयों में से अगर आपने 1 रुपया स्वयं कमाया है तो वो ज्यादा सम्मानीय है ना कि वो 5 पाए हुए। कुदरत से जो बख्शी हुई चीजें हैं उन पर आपका बराबर का अधिकार है, आप उसके बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन अगर आपको विरासत में कुछ मिला है तो उस पर आप अहंकार नहीं कर सकते, गर्व नहीं कर सकते। वो आप खुद विरासत बनाने वाले बने, न कि विरासत को भोगने वाले बने। तो ये सब चीजें हैं। उसको ये एक अलमारी हो व्यवस्थित, बच्चा बचपन से ही होता है। अलमारी उस सही से किताबें रख रहा, आया इधर मोजा फेंका, उधर कपड़े फेंके, तो ये सब चीजें जो हैं उसको व्यवस्थित बनाए। छोटी छोटी चीजें, कलाकृतियां बनाना सिखाएं, तो रचनात्मकता जो है वो भी उसको जो है संस्कार देगी। और तारीफ भी करें, बच्चे की तारीफ भी करें, क्योंकि तारीफ से बच्चा बहुत खुश होता है और आपको अपना कुछ नया दिखाने के लिए बराबर लग रहे। ये रौनक जी, पीछे कुछ आवाज आ रही है? नहीं, कोई आवाज नहीं, ठीक है बिल्कुल। तो मैम आपने बहुत बड़ी बात बताई है, आपने जीवन की सच्चाई बताई है कि छोटी छोटी चीजों को हर परिवार में देखना बहुत जरूरी होता है। क्या आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, आपका परिवार संयुक्त है या नहीं है, आप किसी मजबूरीवश कहीं और रह रहे हैं, तो आप अपने उन संयुक्त परिवार में जो भी लोग हैं उनसे जरूर उनको मिलाएं। आपने बताया कि मिलाना जरूरी है, उनको उस रास्ते पर भी चलाना जरूरी है कि आपको गर्मी का एहसास हो, आपको गरीबी का एहसास हो, हर चीज का एहसास दिलाना चाहिए, जिससे कि उनको मानव मूल्यों के बारे में पता चले। आपने बताया कि जो चीजें धरोहर में मिली है वो हमारी नहीं है, आपको धरोहर को कैरी करना है तो आपको वो अर्जन करना पड़ेगा। वैसे भी मैम आपने इस चीज को साबित किया है, आप खुद सफल है, आपने अपनी बिटिया को भी सफल किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें इतनी अच्छी है कि मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे दर्शक इसका जरूर फायदा उठाएंगे। हम लोग जरूर फायदा तो उठाएंगे। अब मैं चलता हूं दोबारा अपने होस्ट रौनक जी के पास। रौनक जी,
आप ओवर टू यू। थैंक यू अशरफ भाई, आपने बहुत ही शानदार सवाल किया और उससे भी शानदार जवाब जो है वो मैम का आया, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिली और हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित हुए होंगे। मैम मैं बहुत जल्दी से कुछ दर्शकों के मैसेज पढ़ लूं, हमारे पास समय थोड़ा कम है, उसका फिर हम लोग प्रोग्राम के अवसान की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ पटना से विनय कुमार जी जुड़े हुए हैं, आपको नमस्कार मैम कह रही हैं। और हमारे साथ दीपक पंडित जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने आपको नमस्कार कहा है। संजीव कुमार साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इन्होंने आपको नमस्कार कहा है। मीनाक्षी अली मैम अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको नमस्कार कह रही हैं। हमारे साथ नंदकिशोर विद्यार्थी जी राउरकेला से जुड़े हुए हैं, ये आपको नमस्कार कर रहे हैं। अनूप ठाकुर जी नागपुर से जुड़े हुए हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रही हैं। कुमारी रेणुका जी पटना से जुड़ी हुई है, वेलकम कर रही हैं। हमारे साथ मीनाक्षी अली जी ने स्नेहिल मैम का भी स्वागत किया है। मीनाक्षी अली जी, स्नेहिल मैम फिलहाल चली गई हैं, वो बाद में इस प्रोग्राम को जरूर देखेंगे तो उनको आपका ये मैसेज मिलेगा। हमारे साथ रितु कुमारी जी चेन्नई से जुड़ी हुई हैं, जो आपका स्वागत कर रही हैं, वेलकम मैम, सैल्यूट योर वर्क। नागेंद्र कुमार जी हमारे साथ गाजियाबाद सीबीआई एकेडमी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने आपका स्वागत किया है और लिखा है वी शुड इंस्पायर फ्रॉम योर गुड वर्क। हमारे साथ काठमांडू से सविता रानी मलिक जी जुड़ी हुई हैं। काठमांडू से सविता रानी मलिक जी लिखती हैं, वेलकम एंड नमस्कार सुधा मैम, आपके लीडरशिप में टीम ने जो ग्रेट सोशल सर्विस किया है उसके लिए सैल्यूट करती हूँ आपको। शीतल सिन्हा पटना से आपका स्वागत कर रही हैं। शंकर मिश्रा जी सुपौल से आपका स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत सारे मैसेज हमारे पास हैं, हमारे पास थोड़ा समय कम है इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा नहीं ले पाएंगे। मैम हमारे साथ एक सुपौल बिहार से एक शिक्षिका जुड़ी हुई हैं, जो आपसे कुछ सवाल रखना चाहती है। वो शिक्षिका है सरकारी स्कूल में और वो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हैं। आइए हम स्वागत करते हैं सुपौल बिहार से गुंजन झा जी का। गुंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गुंजन जी वेलकम। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। पहले तो मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके लिए रखना चाहती हूँ। स्वीकृत हो, आपको स्वीकार करें। मैं शक्ति हूँ सृजन करती हूँ, मैं शक्ति हूँ सृजन करती हूँ, शिक्षा की ज्योति बनकर हर घर को रोशन करती हूँ। मैं शक्ति हूँ सृजन करती हूँ, शिक्षा की ज्योति बनकर हर घर को रोशन करती हूँ। सभ्य समाज हेतु नवांकुरों में, सभ्य समाज हेतु नवांकुरों में मातृत्व सुधा से जीवन भरती हूँ। स्पंदनहीन को कर स्पंदित अमरता का पोषण करती हूँ, अमरता का पोषण करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन मैम। और आपकी इन पंक्तियों में मैंने विद्यापति का गीत देख लिया। सच में बहुत अच्छा आप लिखती हैं और बहुत अच्छे भाव हैं। बेहद शुक्रिया मैम, आप जैसी शख्सियत से तो प्रेरणा मिलती है हम सबों को। जी जी, नहीं बहुत अच्छे हैं आप। मेरी जो जिज्ञासा है वो ये है कि अगर मैं सुधा मैम बनना चाहूँ या कोई और सुधा मैम की तरह बनना चाहे, तो यह सोचने के बाद उनके जीवन का पहला कदम क्या होगा और क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए उनकी सोच में या उनके जीवन में, उनकी दिनचर्या में। जी गुंजन मैम, मैं आपको ये बताऊं कि इसके लिए छोटे छोटे सुखों को त्यागना पड़ता है और अपने पराये का भेद भी हमको खत्म कर देना पड़ता है। जिस दिन हम ये भाव जान जाएंगे कि घर और स्कूल वो बच्चे भी मेरे अपने बच्चे हैं, विद्यालय का शीशा टूट जाता है आईना, तो जिस दिन हम अपने घर का आईना उस जगह पे लगा देंगे, जिस दिन विद्यालय की साबुनदानी में साबुन नहीं होगा, मैं अपने घर का साबुन ले जाके वहां रख दूंगी और हर बच्चे को अपने आंचल में समेट लूंगी। बेटा आज तुमने, जाते जाते पूछूं बेटा आज तुमने क्या खाया। बच्चे ने नहीं खाया तो हमें सबसे पहले उसके भोजन का प्रबंध, नाश्ते का प्रबंध करना होगा। अपने सहायकों को, अगर हमारा सहायक बीमार है तो हमें उसके लिए दवा समुचित मंगवानी होगी, उसके लिए चाय बनवानी होगी और उनसे हम जब भाईचारे का भाव रखेंगे, क्योंकि अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कि अगर आप अकेले चलते हैं तो तेज चलते हैं, लेकिन अगर आप गंतव्य तक पहुंचते हैं तो साथ लेकर चलते हैं। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा अपनी टीम को। तो उनके लिए बनने के लिए बस वही है कि संकीर्णता से ऊपर उठना पड़ेगा, छोटे छोटे सुखों को त्यागना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमारा परिवार ये भी है,
एक परिवार हमारा वो भी है, बस विद्यालय नहीं, वो मेरा परिवार है। जिस दिन बेटा आप ये सोच लेंगी उस दिन आप हमसे भी ऊपर पहुंच जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट। जी गुंजन मैम, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुंजन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच गुंजन जी। सुधा मैम, हमारे पास एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग बच्चों के मेंटल हेल्थ पर काफी काम करते हैं, बच्चों के फिजिकल हेल्थ पे काफी काम करते हैं स्कूल में, हम लोग बच्चों के इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि बच्चों बच्चों का इमोशनल हेल्थ अच्छा बने? वो घर से भी क्या करना चाहिए और स्कूल में भी क्या करना चाहिए हमें? जी, इसके लिए आपने कहा कि बच्चा संवेदनशील बने, स्वार्थी ना हो, आत्म केंद्रित ना बने और सबके लिए सहायता देने वाला हो, मानवीय गुणों से भरपूर हो। यही आपका आशय है? यही हाँ, और ये भी आशय है कि बच्चे जो छोटी-छोटी बात पर कमजोर, मतलब उनका मन कमजोर होता है, छोटी बात पर रोने लगते हैं, छोटी बात पर घबराने लगते हैं, छोटी सी असफलता होने पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, छोटी-छोटी चीजों से बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हिल से जाते हैं। इन सब चीजों को कैसे बचपन से हम लोग मजबूत करें? जी, बचपन से ही वही है कि बच्चे के अंदर झूठ का तो बिल्कुल प्रादुर्भाव न हो, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को बहलाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो बच्चे को कमजोर कर देता है। पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा असफल हुआ, उसके कम नंबर आए, मार्क्स कम आए, या अभी वो पढ़ने नहीं गया, वो बाहर खेलने ही गया और रोता हुआ आ गया, हमने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, तो वो बताता है उसके घुटने छिल गए या किसी ने उसका खिलौना छीन लिया। तो हम पहले उस सच्चाई को जानेंगे कि भाई क्या है, और क्योंकि उसके साथ खेलने वाला भी उसी के हम उम्र होगा, थोड़ा ही छोटा बड़ा, तो उसको बताएंगे कि देखो, समझाएंगे कि नहीं देखो, ये तुम्हारा भाई है और हिल मिल के खेलो, या गिर गए तो हो सकता है कि तुमने ठीक से ना देखा हो, इसलिए गलती इसकी नहीं है, तुम्हारी भी बेटा गलती है, और इसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें अपने पैरों को और मजबूत करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा और दौड़ना चाहिए। तो छोटा बच्चा ये समझेगा, या उसके पास खिलौना नहीं था इसलिए उसने तुम्हारा खिलौना लिया। ऐसा करते हैं कि अब की मार्केट चलेंगे तो एक खिलौना उसके लिए भी ला देंगे, क्योंकि हो सकता है उसके घर वाले नहीं लाते, तो भाईचारे की भावनापन की उसके मन से कुंठा दूर हुई और उसने सोचा कि, और अगर हम उसी जगह कहते हैं नहीं हाँ वो बहुत गंदा बच्चा है, उसने खिलौना ले लिया, या तुमको उसने जानबूझ के किया, तो बच्चे को हम गलत दिशा में ले जाते हैं। इसके बाद में स्कूल में अगर उसे कम नंबर आए, उसको पुरस्कार नहीं मिला, हमको बुलाया गया, वहां पर हम भी गए, तो हम बताते हैं फिर उस डांटना नहीं है बच्चे को, उस जगह पे हमारी भी कमी है कि हमने बच्चे को देखा नहीं, और बच्चे को हम देखते हैं उसकी कमी कहाँ है, कहाँ वो कमजोर हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, तो दूसरे तरीके से बच्चे को हम पढ़ाएंगे, उसको कहेंगे कि नहीं तुम भी इस जगह पे आ सकते हो, थोड़ी तुमको मेहनत करनी चाहिए, और सच मानिए कि बच्चा उस जगह नहीं उससे आगे जाएगा। ऐसा मेरा प्रयोग रहा अपने पर भी और दूसरों पर भी। तो ये फिर छोटे जैसे जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली, उनके लिए भी बच्चों के मन में दया कि भाई गाय को रोटी दी जाती है मानवीयता के नाते, कुत्ते को दिया जाता है, कुत्ता घर की रखवाली करता है, ये सब हमारे सहचर होते हैं जिनको हम देखते हैं, या जो काम करते हैं, माली बाबा हैं वो आए, बगिया सींची, उनके लिए बाबा आज सर में कुछ बांधती नहीं है, चलो उनको मफलर दे देते हैं या उनको अपना एक स्वेटर दे देते हैं, तो जब बच्चे के हाथ से दिलवाओगे तो उसमें करुणा की भावना उत्पन्न होगी। गौतम बुद्ध क्या थे, उनके करुणा, उन्होंने देखा जब ये सब कुछ, तब उनके अंदर करुणा, कह रही ऐसा है ये संसार, तो करुणा नहीं है अगर व्यक्ति में, कठोर है तो फिर उसका जीवन ही बेकार है। इसलिए बच्चों में करुणा का बीज बोने के लिए हमें अपने आसपास बताना चाहिए कि देखो नदी बह रही है और दूसरे इससे पानी पीते हैं, नदी अपने लिए नहीं बहती है, पेड़ हमको छाया दे रहे हैं, पेड़ अपने लिए नहीं दूसरों को छाया, दूसरों को फल देते हैं। तो ये सब चीजें हैं बच्चों को दिखानी और बतानी चाहिए, उनको समय समय पर ले जाएं हम, जहाँ पर बच्चों जैसे अनाथ बच्चे हैं उनके यहाँ ले जाएं, उनको कुछ दिलवाएं,
वृद्धाश्रम में ले जाएं, अस्पताल में ले जाएं। उनका बच्चे का जन्मदिन है, लोग घर में पार्टी कर लेते हैं, अस्पताल में ले जाएं और उस जगह पे ले जाएं जिस वार्ड में कोई मरीज से मिलने नहीं आया। कितनी खुशी होगी। कुछ फल आप बंटवा देते हैं या कोई चीज और दिलवा देते हैं, कुछ कपड़े अपनी हैसियत के अनुसार, तो बच्चा ये सब सीखेगा, करेगा। और मिलजुल के रहने की बात भी उनके होनी चाहिए अपने परिवार के साथ में। समय समय मासांत या सप्ताह में तो नहीं संभव हो सकता है, उनको त्योहार में कोशिश करें कि आपके रिश्तेदार आए। कभी कभी होता ही है कि रिश्तेदारों से मुंह जाते हैं, कब जाएगा, नहीं, उससे कहो अरे भाई थोड़े दिन और रुकिए, आपके आने से बहुत अच्छा, सच मानिए वो कुछ संस्कार आपके बच्चे को दे के जाएगा, उसके आने से अच्छा लगेगा, घर भरा रहता। तो ये सब चीजें जो हैं वो कहानी सुनाएंगे, बच्चे को कुछ नया काम सिखाएंगे, अपने जीवन के अनुभव वो बताएंगे, तो बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। ये परिपाटी है, ये संस्कार बच्चों को मिलेंगे तो ये मानवीय मूल्यों को और आगे बढ़ाएंगे। ये ऐसा मेरा सोचना है। ये और क्लास विद्यालय में लगानी चाहिए। नैतिक शिक्षा का एक पीरियड होना चाहिए मॉरल साइंस का, जिसमें कि हम अभिभावकों को भी जोड़ें। अभिभावक आए, उनके साथ में बैठ के, तो अभिभावक भी उस चीज को सीखेंगे और घर में बच्चों को वो चीज बताएंगे। ये विद्यालय में भी एक होना चाहिए। बहुत ही सही सलाह आपकी, बहुत ही सच्ची सलाह रही और मुझे लगता है कि मैं भी तो बहुत लाभान्वित हो ही रहा हूँ, हमारे सारे दर्शक भी आपकी बातों से बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे। मैम, हमारे पास बहुत कम समय बचा है, 3-4 मिनट समय बचा है। एक अंतिम सवाल मैं रखना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों से, जिसमें कि बहुत सारे अभिभावक भी हैं, बहुत सारे छात्र भी हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, आप प्लीज। जी, सभी पहले तो हम इस बिहार की पूर्ण भूमि को नमन करते हैं और वहाँ के जितने अभिभावक हैं, जितने छात्र हैं, उन सबको हमारा बहुत बहुत नमन है कि आप लोग तो नैतिकता और वीरता की खान हैं। दशरथ मांझी, जिन्होंने कि मतलब पहाड़ में से रास्ता निकाल दिया। आपके यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति प्रथम बने, रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने हिमालय को उद्बोधित किया, और विद्यापति कवि के गान, महात्मा बुद्ध के उपदेश, तो इस सांची के स्तूप, तो आपकी तो इस धरती को मैं कुछ दे ही नहीं सकती। बस इतना ही कहूंगी कि आप लोग जो हैं सत्य, न्याय, दया और धर्म के रास्ते पर चलते रहें, यही हमारी शिक्षा है। और बच्चों को बस कभी जरूरत से ज्यादा न दें, क्योंकि कहते हैं कि जब जरूरत से ज्यादा मिल जाता है तो उसको लोग रख नहीं पाते हैं। अभिभावकों से कहना है कि बच्चों को पैसे का हिसाब किताब, या कपड़े ड्रेस है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कपड़े दे दिए, क्यों भाई दे दिए जाते हैं? 4 कपड़े से अगर चल रहा है तो उसको सिखाएं कि नहीं, इतने से ही है। विलासता का जीवन विद्यार्थी जीवन में नहीं होना चाहिए बच्चों को। और समय का सदुपयोग करें। सबसे पहले जिसने सुबह का उगता हुआ सूरज देख लिया और रात का चांद देख लिया तो शायद बहुत सौगात उसको मिल जाती है। जो कि इस चीज से वंचित रहते हैं वो नहीं देख पाते हैं। प्रकृति के साथ कुछ समय गुजारें और अपने अगल बगल के दीन दुखियों की सहायता करें। यही मेरा संदेश है सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी अभिभावकों के लिए। बहुत प्यारा संदेश, बहुत ही खूबसूरत संदेश रहा, बहुत ही लाभदायक संदेश है हम सबों के लिए। सुधा मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा परिवार आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए हमारे इस प्रोग्राम में और आपने इतनी लाभान्वित की है अपनी बातों से सारे शिक्षा तरु परिवार को और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक जीवन को नए तरीके से, नए पहलू से देखने का रास्ता बताया हम लोगों को और आपने ये साबित भी किया है लाइफ में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नमन करता हूँ दोबारा। धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज थी उन्नाव से आदरणीय सुधा शुक्ला मैम। मैं उम्मीद करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें मैम ने हमें बहुत ही शिक्षाप्रद बातें बताई जो हमें अपने जीवन में इसको उतारना है। अशरफ, सही कहा रौनक जी आपने। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी परिवार हैं, हम सभी के बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों में कौन सा मूल्यवान बीज होना चाहिए इसके बारे में हमने बताया है। बहुत ही लाभकारी प्रोग्राम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं दोबारा जरूर सुनूंगा और दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा जरूर सुने और उस पर जरूर अमल करें। तो थैंक यू वेरी मच रौनक जी।
थैंक यू अशरफ जी। दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सप्ताह ऐसे ही एक ऐसी शख्सियत के साथ जो आपको और हमको सारे समाज को एक प्रेरणा देने का काम करेंगी या करेंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह एक मुलाकात शिक्षा गुरु के साथ में। तब तक के लिए मुझे, रौनक को पटना से और अशरफ को अहमदाबाद से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रौनक, थैंक यू।